नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज जो बातचीत है वो बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत है। दिल से बातचीत है, एज अ टीचर बातचीत है आप स्टूडेंट्स के साथ। आपने देखा पिछले 3 सालों से एजुकेशन स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या सिचुएशन है इस वक्त पीएचडीज की? पीएचडी सेक्टर्स में क्या हो रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज वाकई में जॉब ऑफर कर रही हैं या यूनिवर्सिटीज का जॉब सिस्टम खत्म हो चुका है? क्या रीजन है CUET एग्जाम, CUCET, PG, CUCET, PhD ऐसे एग्जाम्स लाने के लिए? और क्या रीजन है जानबूझ के एग्जाम्स को बहुत ज्यादा पोस्टपोन किया जा रहा है, टाला जा रहा है? भारत के इतिहास में आप कितनी एजेंसीज को गिन सकते हो जिन्होंने एग्जाम्स को इस तरह से टाला? हम क्या वास्तव में डिजिटल इंडिया बन गए? आज बहुत सारे सवाल हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द स्पेशल वीडियो है ये, जैसे मैंने अपने बहुत सारे पॉइंट्स इस मोबाइल में नोट किए हैं कि मुझे क्या क्या बातें जरूर करनी है। उन सारी बातों से रिलेटेड मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हाल में हमने एक चीज देखी। एग्जाम्स को पिछले 2 सालों में आप देखिए कि 1 साल में एक एग्जाम हुआ। मैं लगातार इस चीज पे आवाज उठा रहा था कि 1 साल में एक बार करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि ये अगर अचानक से अनाउंस कर देंगे कि इस बार 1 साल में एक एग्जाम होगा तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो अभी बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, सब सड़क पे उतर जाएंगे। तो जो लोग इस वक्त पार्ट बन गए हैं, उनको धीरे धीरे लटका के निकालना और दूसरे स्टूडेंट्स को हैबिट देना कि भाई ये तो पहले से ही एक बार का सिस्टम है, एक प्रयास है। पॉलिटिक्स क्या होती है? कोई भी चेंज सडनली नहीं करते, धीरे 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 लेके आते। अब हो क्या रहा है? क्यों एक ऐसी एजेंसी जो लगातार 2 साल से फेल हो रही है एग्जाम कंडक्ट करवाने में? कंप्यूटर्स बहुत हैंग हुए थे हजारों बच्चों के, किसी का एग्जाम कैंसिल हो गया, किसी के एग्जाम शो नहीं हो रहे। कल किसी ने, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट लिखा था कि उनका एक पर्टिकुलर एग्जाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कुछ करके था, तो वो फोक लिटरेचर। उन्होंने बोला सर फोक लिटरेचर का एग्जाम तो जुलाई में हो चुका है, तो फोक लिटरेचर का जो लिस्ट है वो सितंबर में क्यों दोबारा दिया होगा? मैंने कहा मजाक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। फिर जब एग्जाम्स टले या कुछ हुआ तो एक ट्रेंड चला कि कौन सही साबित हुआ, कौन गलत साबित हुआ। मेरे दोस्तों, देश गलत साबित हुआ। हम लोग जो भी कह रहे थे टलेगा टलेगा, हमें पता था। आपको पता है क्या, सामने वाले के बिहेवियर से आपको अंदाजा लग जाता है। हम एनटीए का बिहेवियर देख रहे थे। जब एनटीए का नोटिस आया ना कि CUET फेस्टिवल्स की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, तो मैं तभी हंस पड़ा, क्योंकि फेस्टिवल्स तो नेट एग्जाम के बच्चों के भी हैं। या नेट वाले बच्चे यूरोपियंस हैं, ओनली क्रिसमस मनाते हैं, उनका कोई राखी नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं है, कोई भैया दूज नहीं है। तो एक तरफ तो आप लिखते हो कि चूंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, CUET के बच्चों ने रिक्वेस्ट की, तो हम आपका एग्जाम टाल देते हैं। क्यों भाई? नेट के बच्चों के लिए जब आपने एग्जाम सेंटर्स वगैरह सब कुछ बोला कि हम अगस्त में दे देंगे, तब नहीं पता था आपको? हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, लेकिन आपके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते होंगे। उनको पूछेगा पापा, गवर्नमेंट हॉलीडेज से रिलेटेड कैलेंडर्स वगैरह शुरू में मिल जाते हैं, हर सेशन के शुरू में। गवर्नमेंट कोई प्लान करती है तो छुट्टियां वगैरह देख के प्लान करती है। एग्जाम्स वगैरह जब प्लान होते हैं तो सबसे पहले उनके पास डेट्स होती हैं कि ये डेट्स पे एग्जाम नहीं हो सकता। तब आपको नहीं पता था, या आपने सिर्फ अनाउंस कर दिया? क्या गारंटी है सितंबर में एग्जाम हो जाएगा? पिछले साल क्या हुआ था? सितंबर का एग्जाम नवंबर चला गया। सितंबर में यूपीएससी है, फिर मल्टीपल स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स है, हो सकता है फिर कुछ इशू। चलो एग्जाम मान लो आपने करवाया, क्या गारंटी है कि आपके पेपर्स अपलोड हो जाएंगे? एनटीए ही पेपर करवा रहे हैं, CUET के पेपर तो अपलोड नहीं हुए। इन सारी बातों पे पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है, हमने भी खूब बात की है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक सोचा समझा हुआ प्लान है एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का। वो स्टूडेंट जिसकी JRF की एज जा रही है, वो स्टूडेंट जो सारे काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, वो स्टूडेंट जो उसको इस वक्त नौकरी करनी चाहिए घर को सपोर्ट करने के लिए, वो छुट्टी लेकर के एक हॉस्टल में चुपचाप भूखा प्यासा बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों इनके साथ गलत हो रहा है? हम कैसा भारत बना रहे हैं, कैसा देश? दूसरा एग्जाम, CUET पोस्ट ग्रेजुएशन, CUET अंडर ग्रेजुएशन। आपको पता है क्यों लॉन्च हुआ है? सरकार को बहुत पैसा चाहिए। 12th का बच्चा गांव के अंदर, गांव के आसपास की 150 किलोमीटर के कॉलेजेस, स्कूल्स ऑप्ट कर लेता है।
अगर गांव का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस एग्जाम है DUET करके, जेएनयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जिनको अपनी कंडीशंस, अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रिपरेशन का पता होता है, यानी कि उन्हें एंट्रेंस देना है या नहीं देना है उनका अधिकार है। और कितने बच्चे ऐसे? लाखों। 15 लाख के आसपास बच्चों ने अब एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम ये नहीं करवा पा रहे पर देंगे, फॉर्म भरे हुए हैं। हमारे पास अनुमान है 40 लाख बच्चे अगली बार एग्जाम देंगे CUET का। मैं CUET की किताब लिख रहा हूं। जैसे ही बुक आई, जैसे ही एग्जाम आया, पब्लिशर्स मेरे पास कॉल करने लगे। विनीत पांडे अपने आप में नाम है, विनीत सर लिखेंगे तो ऑब्वियसली बुक जाएगी, अच्छी क्वालिटी में होगी। तो मुझे उनके थ्रू पता चला कि ये कम से कम 40 लाख बच्चे होंगे। अभी 40 लाख में अगर देखा जाए तो नॉर्मली DU, JNU, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, BHU अप्लाई करने वाले जो बच्चे थे ये थे 10 से 11 लाख। बाकी बच्चों को भी जबरदस्ती CUET एग्जाम देना पड़ेगा। राजस्व के पैसे आएंगे, 1000 रुपए, 2000 रुपए, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, एग्जाम टाल दिए जाएंगे। होना वही है, सीट्स लिमिटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स लिमिटेड है, टीचर्स तो है नहीं, JNU में टीचर्स नहीं है, JNU ग्रेजुएशन करवाता नहीं है, इनको ग्रेजुएशन करवाना चाहिए JNU में। आप कुछ और बिल्डिंग्स बना दीजिए, क्या बोलते हैं, टीचर्स लगा दीजिए। एक्चुअली कुछ टी-शर्ट्स वालों को रिप्लाई कर रहा था, उनके गुंडों ने मुझ पर अटैक कर दिया है, और क्योंकि 25,000 करोड़ की कंपनी है तो मैं अकेला उनका क्या ही बिगाड़ लूंगा, तो इसलिए वो दिमाग से मेरे आया वर्ड अचानक से। तो सिचुएशन ये है कि CUET PG अब MA के लिए भी एंट्रेंस कर दिया गया ओवरऑल हर जगह। अच्छा लगता है देख के कि जो बच्चा टॉप करेगा, अब कोई भी बच्चा DU में जा सकता है, कोई भी बच्चा JNU में जा सकता है। तो ये तो पहले भी था, एंट्रेंसेस तो पहले भी थे, DU और JNU के अलग अलग एंट्रेंसेस थे, जामिया का अब अपना अलग एंट्रेंस था। तो नया क्या हुआ है? नया ये हुआ है कि जो गांव का बच्चा गांव की कॉलेज से पढ़ना चाहता था अगल बगल से, उसको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। आप सबसे अननेसेसरली पैसे लिए जा रहे हैं। अब आता सवाल CU, CET, PhD का। आपको लगता है PhD वैल्यूएबल है? PhD इन्होंने कंपलसरी कर दी, PhD करना पड़ेगा। अरे तुम PhD कंपलसरी कर रहे हो, नेट के थ्रू PhD ले रहे हो, तो नेट का एग्जाम तो करवाओ। क्योंकि जितने भी मेन यूनिवर्सिटीज हैं इनके PhD एंट्रेंसेस निकल रहे हैं, तो नेट का ड्यूरेशन इतना ज्यादा खींच दो कि बीच में PhD एंट्रेंसेस की ड्यूरेशन निकल जाए। JNU के फॉर्म्स गए, DU के फॉर्म्स गए, जामिया के गए, तो अब आप क्या करोगे? अगर आपने नेट क्वालिफाई कर भी लिया जनवरी तक, आप अगले 6-7 महीने फिर इंतजार करोगे किसी PhD के आने का। अच्छा, क्या डायरेक्ट एंट्री है PhD में? जबकि ये UGC के नॉर्म्स थे कि अगर आप JRF हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी PhD में। अगर आप नेट हैं तो आपका कोई एंट्रेंस नहीं होगा, आप एग्जेम्प्टेड हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हो नेट कर लो, फिर एग्जेम्प्टेड हो, सीधा PhD मिल जाएगी। फिर आपने अचानक से CU CET लॉन्च कर दिया। क्या ये गारंटी है जिसने नेट निकाला है वो CU CET भी निकालेगा? CU CET PhD एंट्रेंस कंप्लीटली एनालिटिकल होता है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। नेट से कहीं ना कहीं एक लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि नेट में फिर भी मेमोरी काम करती है। CU CET में सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स काम करते हैं। गांव के बच्चे, स्मॉल टाउन बच्चे, छोटी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चे ऐसे एंट्रेंसेस नहीं निकाल पाते। दूसरी चीज, नॉर्मली भारत में जो एक साल में लोग PhD करते हैं वो कितने होते हैं नेट के? मैं अपने सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर की बता रहा हूँ, ओवरऑल अभी नहीं बताऊंगा, मेरे पास आइडिया नहीं है उसका। लगभग 30,000 के आसपास जो भारत में स्टूडेंट्स हैं वो हर साल PhD में एनरोल होते हैं, कोशिश करते हैं। एफर्ट्स कितने लोग लगाते हैं? लगभग 4-5 लाख। अब क्या हुआ? चूंकि सिलेक्शंस की सीट लिमिटेड है, लेकिन अब क्या किया, सबको फॉर्म दे दिया, CU CET को सबका फॉर्म भर दिया, तुम भी पैसा दो, तुम भी पैसा दो, तुम भी पैसा दो। तो अब आपके 1000 रुपए या 1500 रुपए का फॉर्म है, आप सारे पैसे दोगे, क्या PhD की सीट बढ़ गई है? क्या PhD की सीट बढ़ा दी गई है? नहीं। तो इन शॉर्ट, सिलेक्शन जितना पहले हो रहा था उतना अभी होना है। फॉर्म के पैसे बहुत सारे आ जाएंगे और जो बचे हुए लोग हैं वो जाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ। और आप जानते हैं दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज के जमाने में अप्रॉक्स 7 से 8 लाख का खर्चा है PhD करने का। प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज नेताओं की होती है, या तो नेताओं की होती है या वो नेताओं को इनडायरेक्टली फंड करते हैं। तो जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ स्टूडेंट भागेंगे, 7-7, 8-8 लाख एक स्टूडेंट देगा, सपोज करो 4 लाख बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गए 8-8 लाख लेके, तो एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी। हो सकता है गवर्नमेंट के बाद डायरेक्ट जाए, हो सकता है इनडायरेक्टली जाए।
स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी कर लेता है तो उसको इंटरव्यू में जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंसीडर नहीं किया जाता। ये मेरा अपना आंखों देखा सच है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके बोलते हो कि मैंने किसी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की नोएडा में है, जो एक मॉल की तरह है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां से भी करके आओ ना, तो वो आपको नहीं लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की पीएचडी को ही मानते हैं वैलिड। या नंबर 2 पे आता है स्टेट यूनिवर्सिटी, इज्जत से देखते नहीं है। अगर आप किसी एमपी यूपी की छोटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए ना, इज्जत से नहीं देखते हैं। अच्छा, दूसरा, आपने मेहनत से नेट जेआरएफ निकाला, आपने मेहनत से सीयू सीईटी निकाला, आपने मेहनत से पीएचडी की, और जब जॉब का वक्त आया तो एक ऐसा आदमी जिसने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 4-5 लाख रुपए घर बैठ के दिए, बिना गए पीएचडी ली, कनेक्शंस थे, फोन चलाया और गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए। कैसा लगता है? जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मेरी अपनी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे थे जो इंग्लिश में पीएचडी थे, लेकिन उनको देख के लगता था कि इनका कुछ भी अपने आप तो नहीं हुआ है। जब मैंने जानकारी निकाली तो पता चला कि लगभग 5-6 लाख रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बैकडोर एंट्री होती है। कैसे? 50,000 रुपए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, 50,000 हर 6 महीने में देने, फिर आपका जो वाइवा होगा, तो पेपर पब्लिकेशंस होंगी, उनके अलग पैसे हैं। वाइवा में आप 20-22 हजार खिला दो, पीएचडी गाइड आपकी पीएचडी साइन करके जाएगा। मेरे अपने एक सीनियर की पीएचडी, उनके गाइड ने साइन करने से पहले ये कहा था कि मुझे और मेरी फैमिली को जयपुर घुमा दो, तुम पूरा जयपुर घुमा दो, यानी कि मेरा खर्चा उठा दो, मुझे 5 स्टार होटल में या 4 स्टार होटल में रुकवा दो, 10 दिन हमारे साथ रहो, हमें पूरा जयपुर घुमा दो, हम साइन कर देंगे। मेरी एक अपनी स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के किसी मिनिस्टर की डॉटर है, तो मैं उसका नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उसका पीएचडी गाइड उसके घर आता है, उसको घर पे आके पीएचडी करवा जाता है। बहुत कड़वाहटे और बहुत कड़वी चीजें हैं, हम देखते हैं। आज मैं कोचिंग फील्ड में हूं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ अपनी इनकम पे ध्यान दो, ये सब मत देखो, टीचर्स को इन चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। पर मैं क्या करूं, मेरे पापा टीचर, मेरे दादा टीचर, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, मेरा भाई टीचर, मेरी बहन टीचर, मैं उन टीचर्स की फैमिली से हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाया, 3 years इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपके जितने यूट्यूब टीचर्स इस वक्त पढ़ा रहे हैं ना, उनमें से शायद किसी ने किसी कॉलेज में पढ़ाया, मैं इकलौता यूनिवर्सिटी से हूं। मैंने आंखों के सामने सच्चाइयां देखी हैं। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स को ज्वाइन किया है मैंने देखा है किस तरह से वहां पे आप लोगों को गिना नहीं जाता है, एजुकेशन को देखा ही नहीं जाता है। इनफैक्ट एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स के लिए थ्रेट होते हैं। आप जितना पढ़ोगे उतने सवाल करोगे। कुछ मुद्दे शायद मैं भटक गया हूं, तो मैं एक बार देख लेता हूं। इमोशंस में जब आदमी आ जाता है तो अपने मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकना शुरू कर देता है। मैं एक बार और देख लेता हूं कि मेरी आज की बातचीत में क्या खास है, क्योंकि ये दिल से है। करियर ऑप्शंस, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन एंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ जॉब्स। आपको जबरदस्ती यहां से हटाया जा रहा है एजुकेशन से, ताकि आप छोटे मोटे सेक्टर्स में खुद कुछ ऑप्शन ढूंढे। एक लड़का जो इस वक्त 28 या 29 साल का है, जिसकी शादी भी होनी है, उसके परिवार वाले उसकी तरफ देखते हैं कि कब इसकी नौकरी लगेगी, कब इसकी नौकरी होगी, वो आदमी घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के नेट का इंतजार कर रहा है। अब नहीं होगा, तब नहीं होगा, टल गया। उसको ये नहीं पता मैं अपने घर पे क्या समझाऊं, मैं अपनी छोटी बहन को क्या बोलूं जो मेरी तरफ देख रही है कि भैया नौकरी करेगा। वो लड़कियां जिनके छोटे भाई उनकी तरफ देख रहे हैं कि दीदी हमारी मेहनत कर रही है, दीदी नेट क्वालिफाई करेगी। आप में से कई परिवार ऐसे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं। अब क्या बताओ अपने बच्चों, परिवार वालों को। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूरी में कोई स्कूल पकड़ना पड़ेगा कम सैलरी में, कोई छोटा मोटा कंटेंट राइटर का काम करना पड़ेगा कम सैलरी में, इधर उधर भागना पड़ेगा। और टेक्निकली आप जब इधर उधर इन्वॉल्व हो जाओगे तो एक तरीके से जॉब मिल जाएगी, एक तरीके से छिपी हुई बेरोजगारी होगी पर जॉब मिल जाएगी। तो सरकार कहेगी हमने तो जॉब दे दी है, और आप अपना सपना खो दोगे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे कमेंट्स पढ़ के जब बच्चे कहते हैं सर मैंने नेट देना बंद कर दिया, सर नेट तो छोड़ दिया, अब नेट नहीं देना सर। नए करियर ऑप्शंस, पहली बात तो ये दुखद है क्योंकि आपके पास अपना ही एक करियर ऑप्शन है, नेट जेआरएफ पीएचडी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को जानबूझ के हटाया गया ताकि आपको पीएचडी करनी पड़े, वरना नेट एमफिल भी बहुत था। और एक समय नेट और एमफिल दोनों बराबर थे, आप नेट कीजिए या एमफिल कीजिए। जानबूझ के एमफिल को हटाया गया कि नेट के बाद क्या, नेट के बाद क्या, अब पीएचडी करनी पड़ेगी, पीएचडी में जाना पड़ेगा। मैं डबल जेआरएफ हूं, 2 बार जेआरएफ हूं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप,
इंग्लिश लिटरेचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने। एक वक्त मैं भी पीएचडी के लिए बहुत परेशान था, पीएचडी करनी है। भगवान की दया से भारत का पीएचडी स्ट्रक्चर अच्छा अपनी नंगी आंखों से देखा, खुद देखा। टॉप प्रोफेसर से भी मिला, कुछ ने बहुत अच्छी गाइडेंस की, कुछ प्रोफेसर्स ने, वो मेरा स्पिरिट है ना विनीत पांडे वाला, मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया, विनीत टाइम वेस्ट करना है, पीएचडी करना। क्या आपको लगता है पीएचडी करने से आपकी नौकरी बड़ी पक्की हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब फिक्स है, बहुत अच्छी इनकम आ जाएगी आपकी? ये भ्रमजाल है, आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाया जा रहा है। मेरे पापा 4,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे काम करते थे, मैं 4,000 वाले उस परिवार से निकला। आपको पता है, जिस आदमी की सैलरी बहुत कम हो, खर्चे ज्यादा हो, उसे क्या लगता है? इस कविता को ध्यान से देखिएगा। मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पे पानी, तवे पे पानी डालती वेतन गायब। एक कसैली कैंटीन से थकान उदासी का नाता है, वेतन के दिन निश्चित सा पहला बिल उसका आता है। जब मैं भी काम करता था 8,000 रुपए पर मंथ पे, तो दोपहर में लंच नहीं करता था मैं, ना लेके आ पाता था ना मैं खरीदता था। तो दोपहर में बगल में कैंटीन थी जिसमें पार्ले जी का पैकेट और शीशे के कप में एक ग्लास, जो चाय शीशे के ग्लास में, तो उससे एक सपोर्ट मिल जाता था कि खाना शाम को खा लेंगे 7-8 बजे। तो एक कसैली कैंटीन से थकान उदासी का नाता है। पार्टी करने नहीं जाते थे, थकान और उदासी में जाते थे। वेतन के दिन निश्चित सा पहला बिल उसका आता। उसे पता था कि इन्हें सैलरी कब मिलेगी, क्योंकि हमारा जो क्लर्क था वो भी वहीं चाय पीता था, तो सबसे पहले वो बिल भेजता था। हमें बिल देके पता लगता था कि अच्छा सैलरी आएगी, तो वो वहीं का वहीं अपने 300, 200, 400 रखवा लेता था। कर्जा लेकर कर्ज चुकाना, अंगारों से आग बुझानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पे पानी। जरूरतों से बोझिल उगता दिन, जरूरतों में ढल जाता दिन। अब जो नायक है यहाँ पे, जो सह रहा है, वो अपनी पत्नी को देख के कहता है, तुझको और दिलासा देना, रिश्ते घाव कील चुभानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पे पानी। मैं आपके दर्द को शायद सह चुका हूं, इसलिए सच बोल देता हूं। कुछ को लगता है कि सच के अंदर सच में कोई ना कोई विलेन भी होता है, उसका नाम लेना पड़ता है। तो कुछ को लगता है सर ने इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, मैं क्या करूं? आपके साथ सब मिलके गलत कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे टी शर्ट वाली कंपनी ने ऑफर नहीं दिया होगा? इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतना बड़ा ब्रांड इंग्लिश में देते हैं, बहुत पैसे देके जाते हैं। लास्ट ऑफर 6 करोड़ का था। नहीं जाना है मुझे। क्यों जाना है? हमारी अंग्रेजी में एक कहावत है जो जॉन मिल्टन की है, इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन टू हेवन। स्वर्ग में नौकर बनने से बढ़िया है नरक का राजा बनना। और मैं अपने छोटी सी दुनिया में राजा हूं। अपनी मर्जी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, अपनी मर्जी से पढ़ाता हूं। आज मैं जिसके लिए भी काम कर रहा हूं वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का ऑर्डर आए और मैं स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट ना कर पाऊं। अगर मुझे स्टूडेंट के लिए सड़क पे उतरना है, मैं उतरूंगा। दोस्तों, अब आपके पास, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाऊं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मेरा इमोशनल। मैंने सहा है, मैंने अपने पापा को सहते हुए देखा है, मैंने अपने परिवार को सहते हुए देखा है, तो मुझे आपका दर्द देख के ना अपने दिन याद आ जाते हैं, पुराने दिन। और शायद यही एक रीजन है कि मेरे ऑफिस बॉयज जो हैं वो कहते हैं सर आप में ईगो नहीं है, आप हमारे साथ बैठ के हमारी थाली में से खाना खा लेते हो, क्योंकि मैं वहां से निकला हूं। आप सबके लिए सिर्फ एक ही चीज है, द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर गुलाब चाहिए तो कांटे भी सहने पड़ेंगे, खून भी निकलेगा। वीर भोग्य वसुंधरा, गिव अप नहीं करना। एक हिंदी कवि ने बहुत अच्छा कहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप लड़ना चाहते हो तो बहादुर की तरह लड़ो। हेमाद्रि श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बात दिल तक गई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम इसी तरह एक करियर काउंसलिंग सेशन लॉन्च करने वाले हैं। आपको जितने भी करियर से रिलेटेड सवाल हैं उन सबके जवाब मिलेंगे। और जहां तक हो सके जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं। हम परिवार हैं। जय हिंद, जय भारत।